फ्राइडे गेम्स चेकआउट में इस वीक जानेंगे GTA 6 से रिलेटेड एक बहुत ही स्ट्रेंज न्यूज और ट्रेलर 1 में दिखाया गया व्हीकल अब GTA ऑनलाइन में चलाया जा सकता है। फाइनली सोनी और प्ले स्टेशन ने मिलकर कुछ ऐसा किया है जिससे फ्यूचर में कंसोल एक्सक्लूसिविटी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब कुछ बहुत ही बड़े प्ले स्टेशन गेम्स पीसी पर आने वाले हैं। साथ ही में क्या अब एम्यूलेटर्स डेड होने वाले हैं? ऐसे ही और भी एक्साइटिंग न्यूज जानेंगे इस वीडियो में, तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार फिर से बात घूम कर आई है फ्लोरिडा जोकर के ऊपर, और बंदर को भी पलटी मारने में पीछे छोड़ने के बाद उसने एक बार फिर से पलटी मारी है। जहां लास्ट टाइम उसने रॉकस्टार गेम से डिमांड की थी कि उसे अब कोई पैसे नहीं चाहिए, वो केवल अपने कैरेक्टर को, जो कि प्रोबेबली उस पर ही बेस्ड है, उसके लिए वॉइस एंड मोशन कैप्चर करना चाहता है। एंड इवन उसने ये भी कहा था कि गेम में उसके रोल को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि उसे इस नई क्रिएट होती हुई हिस्ट्री का पार्ट बनना है। अच्छा बट रॉकस्टार से कुछ भी भाव ना मिलने पर अब उसका गुस्सा फूट चुका है एंड उसने इसके रिस्पॉन्स में एक बड़ा स्टेप उठा लिया। रिसेंटली ही सलीवन ने टेक टू इंटरेक्टिव की अर्निंग कॉल्स के बाद एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने रॉकस्टार के पेरेंट कंपनी टेक टू इंटरेक्टिव के सीईओ स्ट्राउस ज़ेल्निक को टारगेट करके बोला है कि अब वो जहां भी जाता है उसे लोग उसके कैरेक्टर के GTA 6 में अपीयरेंस को लेकर हैरास कर रहे हैं, जिसके कारण उसने अपने बॉडी से सारे टैटूज हटवा लिए हैं एंड इन सब से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण वो वापस टेक टू इंटरेक्टिव से इसके बदले और पैसे मांग रहा है। मतलब अब उसे वॉइस या फिर मोशन कैप्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब उसे वापस उसके लिए पैसे चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है एंड इसके टैटूज कैसे गायब हो सकते हैं, तो ये कुछ नहीं, बस एक लाइमलाइट में बने रहने की टैक्टिक समझ में आ रही है। वही रही बात टैटूज गायब करने की, तो परमानेंट टैटूज को हटाना कोई आसान बात नहीं है एंड प्रोबेबली उसने टैटूज हटाने के लिए ढेर सारा मेकअप यूज किया है। वहीं पर इसने अब अपनी डिमांड भी बढ़ा दी है और अब इसने टोटल $20 मिलियन की मांग रखी है। मतलब सिर्फ 2 सेकंड्स के अपीयरेंस के हिसाब से $10 मिलियन फॉर ए सेकंड। खैर, सपने देखने पर रोक तो कभी लगी नहीं है एंड ये सपना सपना ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, पहले ये जोक के रूप में ठीक था, लेकिन अब समय के साथ ये और भी अनोइंग बनता जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग कुछ मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन गेम्स की, एंड हाँ, ये अपडेट है मुंबई गलीज एंड मायानगरी से रिलेटेड। तो कुछ ही दिनों पहले गेमियन स्टूडियो के सीईओ निखिल मलंकर, जो कि मुंबई गलीज को डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनका स्टूडियो एंड उनके साथ बाकी के 9 और इंडियन स्टूडियोज को मौका मिल रहा है अपने गेम्स को फीचर करने का GDC 2024 में, जो कि होगा सैन फ्रांसिस्को USA में। इस पूरी ट्रिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है विंजो ने, जिसने अपने भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम के अंडर 10 इंडियन गेमिंग स्टूडियोज को चूज किया है एंड इनमें मुंबई गलीज के अलावा हाइपरनोवा इंटरेक्टिव का मायानगरी एंड स्टूडियो सिरा का कुरुक्षेत्र भी इंक्लूडेड है, जिनको मैंने पहले इस चैनल पर कवर भी किया हुआ है। तो अच्छी बात है कि अब इन इंडियन गेम्स को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक वाइडर ऑडियंस के रिकॉग्निशन मिलेगी। निखिल ने बताया कि उनके पास मुंबई गलीज का एक शोकेस बिल्ड रेडी है, जिसे उन्होंने अभी तक किसी को नहीं दिखाया एंड इसे वो GDC में ही प्रेजेंट करने वाले। वहां से फीडबैक लेकर एक इंप्रूव डेमो वर्जन इंडियन ऑडियंस के लिए अप्रैल से मई के बीच में रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल मुंबई गलीज के अलावा हमें बाकी किसी भी स्टूडियो के रिगार्डिंग कुछ सुनने नहीं मिला है, बट जैसे ही इनके रिगार्डिंग कुछ न्यूज पॉपअप होती है तो उसे गेम एक्सप्रेस चैनल पर कवर किया जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा इंडियन गेम्स को एक और बड़ा पुश मिला है, एज प्ले स्टेशन ने अपने इंडिया हीरो प्रोजेक्ट के अंदर 5 इंडियन गेम्स के नाम रिवील किए हैं, जो कि आगे चलकर PS5, PSVR2 एंड PC के लिए लॉन्च किए जाएंगे। ये सभी गेम्स अलग अलग टाइप के हैं एंड इनमें से कुछ आर्केड, प्लेटफॉर्मर्स एंड इवन नैरेटिव ड्रिवन गेम्स भी हैं। मैं आपको इन सभी गेम्स के नाम इनकी डेवलपिंग कंपनी के साथ बता देता हूं, ताकि आपको इनसे एक इंट्रोडक्शन मिल जाए। इनमें से पहला है मीटियोरा द रेस अगेंस्ट स्पेस टाइम, डेवलप्ड बाय बिगफुट गेम्स। देन है फिश बोल बाय आई मिस माय फ्रेंड्स, मुक्ति बाय अंडरडॉग स्टूडियोज, रेक्वाइटल गेट्स ऑफ ब्लड बाय होली काउ प्रोडक्शन एंड एट लास्ट सूरी द 7th नोट बाय तत्वमसी। ये सारे गेम्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो इन्हें चेकआउट जरूर करना। आगे एक बहुत ही पॉपुलर ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम, जिसने अपने ग्राफिक्स और स्टोरी टेलिंग की वजह से ढेर सारा अटेंशन ग्रैब किया था, जो है घोस्ट ऑफ सुशीमा। एंड फाइनली इसका PC पोर्ट आने वाला है एंड ये इस गेम का डायरेक्टर्स कट होगा। घोस्ट ऑफ सुशीमा काफी समय से प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव बनकर रहा था एंड अब ये फाइनली PCs के लिए भी आने वाला है। रिलीज डेट रखी गई है May 16, 2024। अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्टर्स कट में इंक्लूडेड है फुल गेम, द ईकी आइलैंड एक्सपेंशन एंड को-ऑप मल्टीप्लेयर मोड। इसी के साथ PC पोर्ट में और ढेर सारे अपग्रेड्स हैं, जैसे कि अल्ट्रा वाइड मॉनिटर का सपोर्ट, जिसके थ्रू आप गेम को ट्रिपल मॉनिटर सेटअप में भी खेल सकते हो। इवन इसमें Nvidia DLSS 3 एंड AMD FSR 3 भी अवेलेबल है। गेम फिलहाल स्टीम और एपिक पर प्री परचेज करने के लिए अवेलेबल है एंड प्री ऑर्डर करने पे कुछ गिफ्ट्स भी देखने मिलेंगे। लेकिन ऊपर से ये भी पता चला है कि इसमें डेनोवो को ऐड नहीं किया गया।
मतलब कि गेम रिलीज के टाइम पर इसे बहुत ही इजीली पायरेट किया जा सकता है। अब डेनोवो ना होने से अच्छी बात ये भी होगी कि गेम की परफॉर्मेंस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन हाँ, इससे पायरेसी का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ अब ऐसा लगता है कि आगे चल के कंसोल एक्सक्लूसिव्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सामने आया है कि प्लेस्टेशन एंड एक्सबॉक्स गेम्स अब क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज किए जाएंगे एंड इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जल्दी आ सकती है। एज एक इनसाइडर ने इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक किया है कि ये कंपनीज अब कुछ नए गेम्स को बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी ला सकते हैं, जैसे कि स्टारफील्ड जो कि एक एक्सबॉक्स एंड पीसी एक्सक्लूसिव था, वो PS5 पे नवंबर या फिर दिसंबर 2024 में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और बड़े एक्सबॉक्स आईपीज भी 2025 में प्लेस्टेशन पर आने वाले। पर हाँ, यहाँ बात हो रही है लेटेस्ट गेम्स की एंड लगता नहीं कि हमें इसमें पुराने एक्सक्लूसिव्स देखने मिलेंगे। इसके अलावा निक्सस के भी एक एम्प्लॉय ने फॉर्च्यून पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने कुछ सोनी के गेम्स के बारे में बताया जो कि इस साल पीसी पर आ सकते हैं। इसमें लिस्टेड है द लास्ट ऑफ अस, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, डीमन सोल, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा, ग्रैन टूरिज्मो 7, जिसमें से घोस्ट ऑफ त्सुशिमा तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि May 16 को आने वाला है। तो अब इस लिस्ट को देखते हुए बाकी गेम्स भी लगभग कंफर्म ही लग रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि स्पाइडरमैन 2 भी अर्ली 2025 में पीसी के लिए आएगा। वहीं इनफेमस सेकंड सन भी पीसी पोर्ट के लिए डिस्कशन में है। तो आगे चल के काफी बड़े बड़े गेम्स आने वाले हैं पीसी के लिए। एप्पल और एपिक की फोर्टनाइट वाली बैटल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि ये शायद इनके एक खराब रिलेशन का स्टार्ट ही समझ में आ रहा है। एज एप्पल ने एपिक के ऐप डेवलपर्स अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया है, जिससे अब एपिक अपना खुद का iOS ऐप स्टोर डेवलप नहीं कर पाएंगे। कुछ ही समय पहले यूरोपियन यूनियन ने एप्पल को कहा था कि वो बाकी कंपनीज को भी iOS के लिए ऐप स्टोर टाइप का ऐप डेवलप करने का मौका दे, जिससे कंपटीशन वन साइडेड ना रहे। एंड इसके रिस्पॉन्स में ढेर सारी कंपनी ने iOS के लिए अपने खुद के ऐप स्टोर्स बनाने का डिजायर बताया भी था, लेकिन एप्पल को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने एक लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशन सामने रख दी। उस पर भी अगर आप रेगुलरली फ्राइडे गेम्स चेकआउट को शुरू से फॉलो कर रहे हो, देन आपको पता होगा एप्पल एंड एपिक के किस टाइप के रिलेशंस हैं। तो इसी फ्यूड के चलते एप्पल को लगता है कि एपिक पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और इसीलिए एपिक का ऐप डेवलपर्स अकाउंट टर्मिनेट कर दिया गया है। वेल, ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि ये बात बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन क्या एप्पल ने ये सही किया? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब यूजू वर्सेस निंटेंडो के चलते बाकी एमुलेटर्स भी खतरे में आ गए हैं, जिसके चलते निंटेंडो DS एमुलेटर ड्रास्टिक तो अब ऐप स्टोर पर फ्री हो गया है, जो कि पहले $5 का था। आई गेस इस लॉ सूट ने एमुलेशन इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही बड़ा इंपैक्ट छोड़ दिया, क्योंकि निंटेंडो ने यूजू से पायरेसी के चलते $2.4 मिलियन कलेक्ट कर लिए, जो कि लगता नहीं कि यूजू के डेवलपर किसी भी हालत में पे करने की कंडीशन में है। ऊपर से उन्होंने अब एमुलेशन छोड़ने का फैसला ले लिया है। तो हाँ, बाकी सब जो निंटेंडो एमुलेशन कर रहे हैं उनका डरना तो ऑब्वियस है। एनडीएस एमुलेटर ड्रास्टिक के डेवलपर का कहना है कि पहले से ही उन्हें इस एमुलेटर से कोई भी मेजर इनकम सोर्स नहीं था एंड वो ऑलरेडी इस एमुलेटर को शट डाउन करने वाले थे एंड निंटेंडो के स्टेप के कारण अब ये प्रोसेस और भी जल्दी होगा। इसके अलावा और भी एमुलेटर डेवलपर्स एंड डिस्कॉर्ड सर्वर्स ने इस स्टेप के चलते कॉशन लेना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल, पॉपुलर स्टीम डेक डिस्कॉर्ड सर्वर भी अपने एमुलेशन चैनल को बंद करके बैठे हैं एंड फिलहाल वो किसी भी एमुलेशन पर बात नहीं करना चाहते। वहीं पर यूजेनिक्स ने अपने डिस्कॉर्ड के इनवाइट्स को पॉज कर दिया है, जो कि यूजू के बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एमुलेटर्स में से एक है। इससे यही साबित होता है कि कोई भी इन लीगल ट्रैप्स में नहीं फंसना चाहता एंड फिलहाल के लिए सभी लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि एमुलेशन लीगल तो है लेकिन उन्हीं गेम्स का जिन्हें प्लेयर्स ओन करते हैं, लेकिन फिर भी इल्लीगल एक्टिविटीज होना नॉर्मल है। तो हाँ, इस लॉसूट के चलते हो सकता है कि शायद ये एमुलेशन इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद ना हो जाए। GTA ऑनलाइन में एक नया अपडेट आ चुका है जिसका नाम है क्लकिन बेल फार्म रेड। YouTube पर एक इसका ट्रेलर रिलीज किया गया एंड इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी पता चली है कि आखिर इस अपडेट में हमें क्या क्या देखने मिल सकता है। ये चॉप शॉप अपडेट का कंटिन्यूएशन होने वाला है एंड इसमें हमें एक हाइस्ट परफॉर्म करनी होगी। हमें LSPD का एक नया रिक्रूट जिसका नाम होगा विंसेंट एफेनबर्गर कॉन्टैक्ट करेगा ताकि हम एक नए लैटिन अमेरिकन कार्टेल की मेजर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इस हाइस्ट के लिए हमें एक हैकिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑब्वियसली थोड़ा महंगा होगा एंड बाकी सब प्रेप्स करने के बाद हमें हाइस्ट को कंप्लीट करना होगा। वैसे ट्रेलर में देखने पर ये हाइस्ट काफी ड्रामेटिक लग रही है एंड एक नए हाइस्ट की काफी जरूरत थी GTA ऑनलाइन में। इसके अलावा इस अपडेट में एक और बड़ी चीज नोटिस की गई और वो थी ये ब्लैक एंड व्हाइट पुलिस कार, जो कि GTA 6 के इस वाले सीन में भी देखी गई थी। ये दोनों देखने में काफी सिमिलर लग रहे हैं एंड कुछ लोगों के अकॉर्डिंग दोनों का मॉडल सेम ही है, जिससे एक चीज तो प्रूव हो ही जाती है कि GTA ऑनलाइन में GTA 6 के एसेट्स को इंपोर्ट किया जाता है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे की GTA ऑनलाइन के अपडेट्स में शायद हमें GTA 6 के हिंट्स भी देखने मिल सकते हैं। देन कुछ एनिमे रिलेटेड न्यूज स्पेशली फॉर इंडिया। तो सबसे पहले नारुतो शिपुडेन अब हिंदी में एयर होने वाला है ऑन सोनी ये एंड एयरटेल DTH के एनिमे बूथ चैनल पर। सोनी ये पर इसका एक प्रोमो टीजर देखने मिला जिसके अकॉर्डिंग इस एनिमे का हिंदी डब सीरियलाइजेशन 18 मार्च से स्टार्ट होगा एंड ये हर मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे एयर किया जाएगा। नेक्स्ट, अब क्रंची रोल इंडियन एनिमे फैंस की 53 मिलियन की हर दिन बढ़ती हुई ऑडियंस को टारगेट करने
के लिए खुद का इंडियन एनिमे चैनल लॉन्च करने वाला है। क्रंची रोल के अकॉर्डिंग इंडिया उनके लिए टॉप 3 मार्केट्स में से एक है, जो कि यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। क्रंची रोल ने रिसेंटली हैदराबाद में एक ऑफिस भी ओपन किया है एंड वहीं हिंदी एंड रीजनल डब्ड एनिमेस को भी अच्छा रेस्पॉन्स देखने मिला था, एज उनकी 58% व्यूअरशिप रीजनल डब्ड कंटेंट से ही आई थी। तो इसी चीज को कैपिटलाइज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ये चैनल नेक्स्ट 12 मंथ्स में लॉन्च किया जा सकता है, जिसपे रीजनली डब्ड एंड कुछ इंडियन ओरिजिनल शोज भी होंगे, जिसके लिए कुछ लोकल क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट भी करने का प्लान है। वेल, सुनने में तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड अच्छा है कि इंडिया में भी एनीमे को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है। सिमिलरली सालों पहले बंद हुआ एनीमैक्स का भी रिटर्न हो चुका है, जो कि अब टाटा प्ले बिंज पर अवेलेबल है। बिंज टाटा प्ले का ही एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जिस पर ढेर सारे और भी ओटीटीज अवेलेबल हैं। इससे पहले एनीमैक्स इंडिया में 2023 में ही वापस आ गया था, वो भी जियो टीवी के थ्रू, एंड उसने प्राइम वीडियोस चैनल को भी ज्वाइन किया था। तो हाँ, एनीमैक्स भी समझ चुका है कि इंडिया में एनीमे ग्रोइंग मार्केट है एंड इसमें एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी काफी बड़ी ऑडियंस अचीव कर सकती है, एज एनीमैक्स फ्रूट बास्केट, रेंट ए गर्लफ्रेंड, ब्लैक क्लोवर एंड नारुतो जैसे शोज एयर करता है। तो किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर हाँ, ये क्रंची रोल जैसे कंपनीज के लिए एक कंपटीशन बन सकता है। तो हाँ गाइस, फ्राइडे गेम्स चेकआउट में इस वीक बस इतना ही। इनमें से अगर आपको कोई भी न्यूज पसंद आ गई हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही अपडेटेड रह पाओ सारे गेमिंग न्यूज से। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।